वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। अभी हम बात कर रहे थे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर कि पादपों में जल संबंध, वाटर रिलेशन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने विसरण के बारे में बताया था, परासरण के बारे में बताया था, ठीक, जीवद्रव कुंचन के बारे में बताया था, जीवद्रव विकुंचन के बारे में बताया था। यहाँ पर हम आज बात करेंगे पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जल के बारे में। पादपों के लिए जो जल होता है, वाटर होता है, एक अति आवश्यक घटक होता है। इसे जीवन भी कहा जाता है, या जीवन का या जीवद्रव का जीवन भी कहा जा सकता है। इसको जो जल होता है उसको जीवद्रव का जीवन कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसके द्वारा ही क्या है, पादपों की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वो संचालित होती है। ये एक विलायक की तरह कार्य करता है। पादपों में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो बिना जल के संपन्न नहीं हो सकती। पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक जो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो भी जल के माध्यम से होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पादप होते हैं ये जल अवशोषण के लिए जो जल की जरूरत होती है इनको, वो जल अवशोषण ये मृदा से करते हैं। तो मृदा से करने जो जल होता है उसको ये अवशोषित करते हैं। मृदा में कई प्रकार के जल पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भौम जल, वाहित जल, और जैसे कि क्रिस्टलन जल, जिसे हम रासायनिक जल भी बोल सकते हैं, रासायनिक जल, जैसे कि केशिकात्व जल, ये जो होता है अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये रनिंग वाटर होता है। ये केमिकल या क्रिस्टलन जल होता है ये। और ये हमारे पास कैपिलरी वाटर होता है। तो पादपों के अंदर जो जल होता है वो जल मृदा से अवशोषित किया जाता है, और मृदा से अवशोषित के लिए पादपों के पास निम्न प्रकार के जल की चॉइस होती है। लेकिन पादप ये इनमें से कौन सा जल अवशोषित करते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। जो भौम जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो पादपों के लिए अनुपलब्ध होता है, अनअवेलेबल होता है, अनुपलब्ध। मतलब ये है कि पादप जो है भौम जल का अवशोषण नहीं करते। अवशोषण, पादप जो जल का अवशोषण कर रहे हैं वो पादप जल अवशोषण करते हैं। तो जो भौम जल होता है, जो कुएं के अंदर पाया जाता है, नलकूपों के अंदर पाया जाता है, वो जल पादप अवशोषित नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत गहराई में पाया जाता है। इतनी गहराई में क्या है, जो पादपों की जो जड़ होती हैं वो नहीं पहुंच पाती। इस कारण क्या है, ये भौम जल क्या है, पादपों के लिए अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करें हम वाहित जल, या कह सकते हैं रनिंग वाटर। बरसात के दिनों में जो बहकर चला जाता है पानी, उसको भी पादप जो होते हैं वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, इनके लिए क्या होता है, अनुपलब्ध होता है, नॉट अवेलेबल होता है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रिस्टलन जल जो होता है, ये मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ जल होता है, जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं या केमिकल वाटर कहते हैं। तो इसका भी उपयोग पादप जो है जल अवशोषण के लिए नहीं कर पाते हैं। एक हम बात करते हैं यहाँ पर केशिकात्व जल। केशिकात्व जल जो होता है मृदा कणों के बीच में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मृदा कणों के बीच में पाया जाता है, मृदा कणों के बीच में पाया जाता है। कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको। ये पादपों के लिए
अवशोषण योग्य होता है। कह सकते हैं हम ये कि ये जो केशिका जल है इसी का ही क्या करते हैं, पादप अवशोषित करते हैं। इस जल का पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है जल, जिसका पादप क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, निम्न में से पादप कौन से जल का अवशोषण करते हैं, भौम जल का, वाहित जल का, क्रिस्टलन जल का, केशिकात जल का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें से न तो भौम जल का अवशोषण कर पाते हैं पादप, नहीं वाहित जल का अवशोषण कर पाते हैं, न क्रिस्टलन जल का अवशोषण कर पाते हैं, केवल किसका करते हैं, कैपिलरी वाटर जो होता है इसका अवशोषण करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, मृदा कणों के बीच में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि पादपों में जो जल अवशोषण की क्रिया हो रही है, वो जल अवशोषण क्रिया के लिए जो उपलब्ध जल है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा हमारे पास, वो केशिकात जल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो पादप होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं, उनमें जल अवशोषण के लिए जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तो पादपों में जल अवशोषण के अंग, पादपों में जल अवशोषण के अंग, पादपों में जल अवशोषण के अंग। देखो हम प्लांट जगत के अंदर बात करते हैं, प्लांट के अंदर बात करते हो तो प्लांट के अंदर हम बात करते हैं, हमने आपको 11वीं क्लास के अंदर बताया था, एक तो थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बात की हमने, ये किसके अंदर आते हैं, प्लांट के अंदर आते हैं। तो पादपों में जल अवशोषण कहेंगे। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में जल अवशोषण क्रिया को पढ़ेंगे मोस्टली तो, लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर आपको बता दें कि थैलाफाइटा जो होता है, थैलाफाइटा, इनके अंदर जो जल अवशोषण क्रिया होती है सामान्य सतह द्वारा होता है। जल अवशोषण किससे होता है, जल अवशोषण सामान्य सतह द्वारा, जल अवशोषण किससे होता है, सामान्य सतह द्वारा। अगर हम बात करें नंबर 2, बात करें हम किसकी, ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा, इसके अंदर जो जल अवशोषण की क्रिया होती है वो होती है मूलाभास द्वारा। जल अवशोषण मूलाभास यानी कि राइजोइड्स, किसके द्वारा, राइजोइड्स के द्वारा होता है, मूलाभास के द्वारा होता है। अगर हम बात करें तीसरा नंबर पे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जड़ द्वारा, किसके द्वारा, जड़ द्वारा, जड़ द्वारा। और इसमें भी किसके द्वारा, जड़ द्वारा। तो यहां पर हम बात करें पादपों में जल अवशोषण के अंग के बारे में बात करें तो पादप विभिन्न प्रकार के होते हैं, थैलाफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थैलाफाइट्स में जल अवशोषण अंग है, क्या है हमारे पास यहाँ पर, सामान्य सतह। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में तो किसके द्वारा होता है, मूलाभास। मूलाभास कैसे होता है, मूल समान संरचनाएं होती है, नाम मात्री मूल होती है, एक तरह से जड़ होती है, लेकिन वो मूल के सदृश होती है, इसलिए उन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सतह से निकलती है, ये अपस्थानिक प्रकार की होती है एक प्रकार से, और किसका कार्य करती है, जल अवशोषण का कार्य करते हैं। टेरिडोफाइट्स है, जड़ है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें विकसित जड़ें पाई जाती हैं।
क्या पाई जाती हैं? विकसित जड़ें पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है? जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये देखा आपको कि जो पादप होते हैं उनमें जो जल अवशोषण की क्रिया होती है कौन से अंगों द्वारा होती है? सामान्य सतह हो सकती है, मूलावास द्वारा हो सकती है, जड़ द्वारा हो सकती है। पादपों के लिए उपलब्ध जो जल होता है अवशोषण के योग्य वो कौन सा होता है? केशिकात्म जल। कौन सा होता है? केशिकात्म जल। तो इस प्रकार हमने आपको ये चीज़ें बताई। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कि जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो जड़ द्वारा जल अवशोषण क्रिया होती है, तो जड़ की संरचना जो होती है, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, जड़ पर शीर्ष भाग पर क्या पाए जाते हैं? या शीर्ष भाग पे, जड़ के शीर्ष भाग पर कुछ रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। उन रोम सदृश संरचनाओं को क्या कहते हैं? मूल रोम कहा जाता है। उन मूल रोम की सहायता से क्या है? इन पादपों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो मूल रोम द्वारा जल अवशोषण क्रिया को समझने से पहले हम बात करेंगे मूल शीर्ष का संरचना, मूल शीर्ष की संरचना किस प्रकार होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी बताया कि आपको कि जो पादप होते हैं उनके अंदर जल अवशोषण की क्रिया किससे होती है? विकसित पादपों के अंदर जड़ के द्वारा होती है। पादपों में जल अवशोषण क्रिया किसके द्वारा होती है? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा होती है? जड़ द्वारा होती है। अब जो जड़ होता है उसके दो क्षेत्र होते हैं। जो जड़ होती है उसके कितने क्षेत्र होते हैं? दो क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है तरुण क्षेत्र और दूसरा होता है परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। जो जल अवशोषण में जो भाग लेता है वो कौन सा भाग लेता है? तरुण क्षेत्र। जल अवशोषण जल अवशोषण होता है किसके द्वारा? तरुण क्षेत्र के द्वारा होता है। जबकि परिपक्व क्षेत्र है वो जल अवशोषण में भाग नहीं लेता है। और ये जल अवशोषण में भाग लेता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो तरुण क्षेत्र होता है ना, तरुण क्षेत्र, जड़ का तरुण क्षेत्र, तरुण क्षेत्र जो होता है उस तरुण क्षेत्र के 5 भाग होते हैं। एक तो होता है मूल गोप। क्या होता है? मूल गोप। दूसरा होता है मूल शीर्ष। तीसरा होता है वृद्धि क्षेत्र या कह सकते हैं दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, दीर्घ वृद्धि क्षेत्र। चौथा होता है मूल रोम क्षेत्र। और पांचवा होता है कोशिका परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। कोशिका परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। देखिए जो तरुण, जो मूल का जो तरुण क्षेत्र होता है, मूल का तरुण क्षेत्र, उसके कितने पार्ट होते हैं? मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक मूल है, सबसे पहले जो ये क्षेत्र है हमारे पास, ये है हमारे पास मूल गोप। मूल गोप, रूट कैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। उसके बाद में मूल शीर्ष।
ये हमारे पास है मूल शीर्ष, रूट एपेक्स। उसके बाद में दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, दीर्घ वृद्धि क्षेत्र, इनलोंगेशन पार्ट बोलते हैं इसको। इनलोंगेशन रीजन बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट जो है हमारे पास मूल रोम क्षेत्र, ये हमारे पास है मूल रोम क्षेत्र, इसको बोलते हैं रूट हेयर रीजन। और ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास कोशिका परिपक्वन या मैच्योरेशन रीजन, सेल मैच्योरेशन रीजन। अब देखिएगा यहाँ पर मूल रोम क्षेत्र होता है, यहाँ से मूल रोम निकल रहे, संरचनाएं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में क्या निकले रहते हैं, मूल रोम निकल रहते हैं। इस प्रकार। अब ये जो संरचना है हमारे पास, ये है रूट हेयर। कौन सी संरचना है, ये रूट हेयर। ये हमारे पास मूल का जो है, मूल का तरुण क्षेत्र है, मूल का तरुण क्षेत्र, मूल का तरुण क्षेत्र है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में। मूल को सबसे शिखर पर होता है, मूल के जो सबसे शीर्ष पर होता है, ये क्या करता है, जो मूल शीर्ष भाग होता है, उस मूल शीर्ष को मृदा कणों से सुरक्षा का कार्य करता है, रगड़न से बचाने का कार्य करता है। मूल शीर्ष होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किस कौन सी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की। तो यहाँ पर विभेजक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या विभेजक जिनमें लगातार विभाजन पाया जाता है। और यहाँ पर ये जो दीर्घ वृद्धि क्षेत्र होता है, इस दीर्घ वृद्धि क्षेत्र के कारण क्या होती है, मूल की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। इस किस में बढ़ोतरी होती है, लंबाई के लिए जिम्मेदार है ये क्षेत्र। इसके बाद में हमारे पास मूल रोम क्षेत्र है, इस पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, जो कि जल अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, जल अवशोषण का कार्य करते हैं, जो आगे चलकर हम बताएंगे कि ये जल अवशोषण का कार्य के लिए जो जिम्मेदार मूल रोम है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूल रोम हो सकते हैं। और इसके बाद मूल रोम क्षेत्र के बाद में फिर हमारे पास जो कोशिकाएं होती है, जो पार्ट होता है, वो कहलाता है सेल मैच्योरेशन रीजन, या कह सकते हैं कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, इस कोशिका परिपक्वन क्षेत्र की खास विशेषता क्या होती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें सुबेरिन या लिग्निन का जमा हो जाता है, सुबेरिन या लिग्निन का जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, इनमें विभाजन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती इन कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। और ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम जो रूट एयर बोलते हैं, जिनको ये जल अवशोषण का कार्य करते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया था ये कि जो पादपों में जल अवशोषण क्रिया के लिए जिम्मेदार संरचना कौन सी है, जड़। अब जड़ जो होती है उसके भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक तो तरुण क्षेत्र होता है और दूसरा कौन सा होता है, परिपक्वन क्षेत्र। जो तरुण क्षेत्र होता है वही जल अवशोषण क्रिया में भाग लेता है, जल अवशोषण क्रिया में भाग लेता है। परिपक्वन क्षेत्र मैच्योरेशन क्षेत्र होता है, वो जल अवशोषण क्रिया में भाग नहीं लेता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तरुण क्षेत्र की, जो हम यहाँ चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, पादपों में जल अवशोषण की क्रिया पढ़ रहे हैं, तो पादपों में जल अवशोषण क्रिया के लिए जो जिम्मेदार क्षेत्र है वो कौन सा है, तरुण क्षेत्र। इस तरुण क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में, जो कि हमने इस प्रकार अभी आपको समझाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे चलकर जल अवशोषण की क्रियाविधि। किसकी बात करेंगे, जल अवशोषण की क्रियाविधि। नेक्स्ट जल अवशोषण की क्रियाविधि या जल अवशोषण की एक तरह से विधि, जल अवशोषण की क्रियाविधि।
जल अवशोषण की क्रियाविधि। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले इसके बारे में बताया क्रेमर, एक वैज्ञानिक है, क्रेमर। कौन है? क्रेमर। क्रेमर ने जल अवशोषण को दो प्रकार से समझाया। कितने प्रकार से समझाया? दो प्रकार से। किसने? क्रेमर ने। नंबर 1 सक्रिय जल अवशोषण, और नंबर 2 निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। यहाँ हम बात करेंगे जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो दो विधि द्वारा होता है, सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा और निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा। सक्रिय विधि, इसमें देखेगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, खास बात है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिएगा ये जो सक्रिय जल अवशोषण है, यहाँ पर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसके लिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मूल से। किससे प्राप्त होती है? मूल से या जड़ों से। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो किससे प्राप्त होगी? ऊर्जा मूल से या जड़ों से। इस ऊर्जा के फलस्वरूप ही क्या किया जाता है? अत्यधिक ऊंचाई के जो पादप होते हैं उन अत्यधिक ऊंचाई के पादपों में शिखर तक क्या पहुंचता है? जल पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में बात करें तो निष्क्रिय जल अवशोषण है, इसमें जो जल की अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। कौन सी क्रिया पर आधारित है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी वैसे वैसे ही जो जल है जो पत्तियों की सतह से वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, और एक खिंचाव बल के फलस्वरूप जो जल जो होता है, मृदा जल होता है, वो जड़ों की सहायता, मूल रोम जड़ों की सहायता से खिंचता हुआ जाइलम वाहिकाओं की सहायता से शिखर तक पहुंचता है। यहाँ पर हम कुल मिला के बात ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सक्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि जड़ या मूल के द्वारा उपलब्ध होती है। ये जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में काम आती है। किसके रूप में काम आएगी? है एटीपी के रूप में यूज की जाती है। जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण क्रिया होती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित होती है। जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा उतना ही अधिक क्या होगा? जल अवशोषण क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है? पत्ती जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर डिपेंड करता है कि क्या डिपेंड करेगा? निष्क्रिय जल अवशोषण। जबकि सक्रिय जल अवशोषण किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा पर। ये एक्टिव प्रोसीजर है या पैसिव प्रोसीजर है, ठीक है, इसको किया जाता है एक तरह से, ये अपने आप होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है? स्वतः होता है, और ये प्रेरित होता है एक तरह से, ऊर्जा देकर इसको अवशोषण क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जल अवशोषण का मार्ग। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? जल अवशोषण का मार्ग के बारे में बात करेंगे। जल अवशोषण का मार्ग, पादपों में जल अवशोषण का मार्ग। जल अवशोषण का मार्ग, पाथवेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम देखेंगे जो जल अवशोषण का कार्य कौन कर रहा है? जड़।
अब जड़ में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। अब ये जो मूल रोम होते हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं? ये हमारे पास माना एक जड़ है और ये इस प्रकार क्या है? एक मूल रोम है। ये क्या है? मूल रोम। एक कोश की संरचना है मूल रोम। उसके बाद में ये कोशिकाएं, जड़ की कोशिकाएं, बाह्य त्वचा है, अंतस्थ त्वचा है, जाइलम वाहिका है। ये हमारे पास मूल रोम है। इसके बाद में ये हमारे पास बाह्य त्वचा, नेक्स्ट ये अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, जाइलम वाहिकाएं, ठीक है। इस प्रकार ये बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अगर मार्ग के बारे में बात करें, हम मार्ग के बारे में, जल अवशोषण का जब मार्ग होता है वो क्या होता है? मृदा जल। कौन सा मृदा जल है? कैसिकात जल। कैसिकात कौन सा है? कैसिकात। मृदा जल से ये प्रक्रिया कहाँ जाएगी? मूल रोम में। मृदा जल कहाँ जाएगा? मूल रोम। मूल रोम से क्या है? ये बाह्य त्वचा, कोशिका। उसके बाद में ये अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा कोशिका। अंतस्थ त्वचा कोशिका से कहाँ जाएगा? ये जाइलम वाहिका। इस प्रकार मार्ग होता है किसका? जल अवशोषण का मार्ग होता है। ये मृदा जल जो होता है मूल रोम में प्रवेश करता है। मूल रोम से बाह्य त्वचा कोशिकाओं, बाह्य त्वचा कोशिकाओं से अंतस्थ त्वचा कोशिकाओं, अंतस्थ त्वचा कोशिकाओं से जाइलम वाहिका, और जाइलम वाहिकाओं से कहाँ पहुँचता है? ये एक तरह से प्रकाश संश्लेषण स्थल, प्रकाश संश्लेषी स्थल बोले तो पत्तियाँ। कहाँ पहुँचता है? ये पत्तियाँ। अब जल अवशोषण के लिए ये मार्ग हमने बताया है। इसके लिए 3 पथ काम करते हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं किस प्रकार से? 3 पथ के रूप में काम बताते हैं हम यहाँ पर। जल अवशोषण के लिए 3 प्रकार के पथ प्रोवाइड किए गए हैं, रास्ते अपना प्रोवाइड किए गए हैं कि ये किस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो प्रवाह होता है, जल स्थानांतरण होता है। जल स्थानांतरण के पथ या मार्ग, पथ या मार्ग। नंबर 1 एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। नंबर 2 सिम्प्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नंबर 3 जो तीसरा है हमारे पास वो बोलता है, उसको बोलते हैं तीसरा पथ को एक तरह से एपोप्लास्ट हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया, रसधानी पथ। क्या बोलेंगे? रसधानी पथ, वैक्यूलर पाथवेज बोलते हैं इसको। ये हमारे पास एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ये वैक्यूलर। अब ये जो तीनों हैं इनको हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये जो जल का प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है? देखेगा इसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ कोशिकाएं हैं। ये कोशिका है हमारे पास। इस प्रकार ये कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कोशिका। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिक्तिकाएं हैं, इसके अंदर ये रिक्तिकाएं, ये क्या संरचना हमारे पास? रिक्तिकाएं। ये है हमारे पास सेल वाल, कोशिका भित्ति। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन।
क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है वैक्यूल्स, रिक्तिका। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 पथ हैं। एक तो पानी जो जल है उसका स्थानांतरण इस प्रकार हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। एक हमारे पास सीधा सीधा स्थानांतरण हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है। अब यहाँ सीधा स्थानांतरण जो हो रहा है उसके लिए हम एक संरचना देखते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा प्लाज्मा डेस्मेटा, आपने सुना होगा संरचना, एक 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो संरचना होती है ना, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा डेस्मेटा। इसको थोड़ा सा और मैं एक बार मॉडिफाई कर दूं। ये हमारे पास ये एक हमारे पास पानी प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार, और एक हमारे पास पानी कैसे प्रवाहित हो रहा है, ऐसे, फिर इसके अंदर जा रहा है, उसके बाद बाहर निकल रहा है, फिर उसके बाद इसके अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। तो 3 पथ हो गए हमारे पास, 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखिएगा एपोप्लास्ट क्या होता है, कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति, सेल वॉल टू सेल वॉल जाता है। यहाँ पर जो पानी जो का प्रवाह है हमारे पास एपोप्लास्ट का, वो कैसे चल रहा है हमारे पास, सेल वॉल टू सेल वॉल। इसके अंदर क्या है, सेल वॉल टू सेल वॉल, कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति से। लेकिन अंतस्त्वचा की कैस्पियन पट्टिका जो होती है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, जो अंतस्त्वचा है, अंतस्त्वचा की कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाओं में इस प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इनमें कोशिका कला द्वारा होता है, कोशिका कला द्वारा, कोशिका कला द्वारा होता है। तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन, एक तरह से ट्रांसमेम्ब्रेन सर्कुलेशन बोल सकते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन और पाथवे बोल सकते हैं इसको, पाथवेज, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवेज बोल सकते। कैसे देखेगा, ये हमारे पास ए नंबर बोल रहा हूं इसको मैं, किसको, एपोप्लास्ट को। ए नंबर में क्या है, ये कोशिका भित्ति, निर्जीव पथ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, निर्जीव पथ भी बोलते हैं इसको, निर्जीव पथ, नॉन लिविंग पाथ बोलते हैं इसको, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग पाथ भी बोलते हैं इसको, किसको, एपोप्लास्ट को। यहां पर कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति, चूंकि आपको पता है कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है, सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। लेकिन कोशिका भित्ति के जो होती है, यहाँ पर जो क्या पाया जाता है, एक तरह से कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। अंतस्त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, उन अंतस्त्वचा की कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, जो कि लिग्निन और सिग्निन का जमा होता है, जिनमें क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं। और इनमें किसका जमा होता है, लिग्निन और सुबेरिन का जमा, लिग्निन और सुबेरिन का जमा होता है, जिसके कारण क्या है, ये पार नहीं हो पाते पानी। तो ऐसे में पानी क्या करेगा, कोशिका भित्ति से कहाँ जाएगा, कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में जाने के पश्चात कहाँ पहुंचेगा, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा। साइटोप्लाज्म में से यहाँ से ये जो बैरियर है, इसको क्रॉस करके
इसको छोड़कर फिर वापस कहाँ पहुंच जाएगा, ये सेल वाल के अंदर, और सेल वाल के अंदर पहुंचकर फिर नेक्स्ट कोशिका पहुंच जाएगा। इस प्रकार ऐसे नीचे प्रवेश करेगा ये कि इसको बैरियर जो है हमारे पास यहाँ पर बैरियर जो चल रहा है यहाँ, तो उस बैरियर से बचने के लिए क्या करता है, ये झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए तो कहते हैं इसको ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कह रहे हैं। निर्जीव पाथवे क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि निर्जीव सेल वाले कोशिका भित्ति की सहायता से स्थानांतरण हो रहा है। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, सिम्प्लास्ट की। अब सिम्प्लास्ट में पाथवे में देखो क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, जो जल का स्थानांतरण होता है वो प्लाज्माडेस्माटा की सहायता से होता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से किसकी सहायता जुड़ी है, प्लाज्माडेस्मा। ये जो संरचना पाई जा रही है ये कहला रही है प्लाज्माडेस्माटा। तो प्लाज्माडेस्माटा के सहायता से क्या होता है, यहाँ पर पानी का प्रवाह होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली को भेद कर, सेल मेम्ब्रेन को भेद कर, यहाँ प्लाज्माडेस्माटा की सहायता से कोशिका द्रव में पहुंचेगा पानी, कोशिका द्रव से नेक्स्ट प्लाज्माडेस्माटा की सहायता से दूसरी कोशिका द्रव में, दूसरी कोशिका से तीसरे कोशिका द्रव में। इस प्रकार ये इसको सजीव पथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सजीव पथ, सजीव पथ भी कहते हैं इसको, सजीव पथ, लिविंग पाथवेज भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो स्थानांतरण होता है, इस प्रकार का स्थानांतरण किसकी सहायता से होता है, प्लाज्माडेस्माटा की सहायता से। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है वैक्यूलर। वैक्यूलर बोले तो रिक्तिका पथ। अब रिक्तिका पथ में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को भेदेगी, कोशिका झिल्ली को भेद कर कोशिका के अंदर पानी पहुंचेगा, कोशिका द्रव में जाएगा, कोशिका द्रव से फिर किस में जाएगा, रिक्तिका में, रिक्तिका से बाहर निकलेगा, कोशिका द्रव में जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को भेदेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर किस में जाएगा, ये कोशिका द्रव, फिर रिक्तिका में। इस प्रकार कोशिका द्रव और रिक्तिका, कोशिका द्रव और रिक्तिका की सहायता से ये स्थानांतरण होता है। चूंकि ये रिक्तिका के माध्यम से हो रहा है, इस कारण इसे क्या कहते हैं हम, वैक्यूलर या रिक्तिका में पथ भी बोल सकते हैं इसको, या कह सकते हैं हम रिक्तिका को, और दूसरा हिंदी में नाम क्या बोल सकते हैं, रसधानी पथ। क्या बोल सकते हैं इसको, रसधानी पथ, रसधानी पथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण होता है, वो 3 विधियों से होता है। कितनी विधियों से, 3 विधियों से। पहला एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट, और तीसरा क्या है, रसधानी पथ। एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति से कोशिका भित्ति, सिवाय किसको, कैस्पेरिन पट्टिका को छोड़कर। दूसरे हम बात करें सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट के अंदर जल का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्माडेस्माटा की सहायता से होता है, जीवद्रव तंतु की सहायता से होता है। तीसरा जो हमारे पास पथ था वो कौन सा था, रिक्तिका पथ, या फिर हम रसधानी पथ कहते हैं। उसके अंदर जो जल का स्थानांतरण होता है वो रिक्तिका के माध्यम, एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन को भेदता हुआ होता है। इस प्रकार हमने अभी आपको बताया जल अवशोषण के पथ, जल अवशोषण के मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके।